नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और बिहार चुनाव में हमारी यात्रा लगातार जारी है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। केंद्र में मंत्री हैं, अति पिछड़ा और अमीर और गरीब की बात करते हैं। दलित, महादलित मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे, इनका एकमात्र ध्येय, इनकी राजनीति का यही है। हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, MSME जीतन राम मांझी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। ठीक है, धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि बिहार में फिर से चुनाव आ गए हैं। दलित और महादलित हर दल लुभाने में लगा है। विपक्ष और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो भूमिहीन महादलित हैं उनको शहर में 3 डेसिमल, ग्रामीण में 5 डेसिमल, मुख्य धारा में आरक्षण को बढ़ाएंगे। एनडीए इस तरह की बातों का किस रूप में काउंटर कर रही है और आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एक मेरा प्रश्न है कि 2005 के पहले 15 साल उनके माता श्री और पिता श्री मुख्यमंत्री थे। उस समय उन लोगों ने जिन बातों की चर्चा आपने किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उस समय तो चरवाहा विद्यालय खोलने की बात हुई थी, लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजाओ की बात हो रही थी। तब हम लोग कर रहे थे कि कलम में स्याही भरो और पढ़ाई करो। तो उसी खून के पैदा हुआ, उसी समाज का पैदा हुआ तेजस्वी जी अगर कुछ बोलते हैं तो हंसी की बात होती है। एक चीज, दूसरा जिनका जो संस्कार है वो संस्कार से अलग कैसे होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, हम सही कहते हैं कि गरीबों की बात तो हम लोग करते ही हैं। हमारा प्रियम्बल है पार्टी का कि हम दुनिया में 2 ही जात जानते हैं, एक गरीब का और एक अमीर का। न हिंदू जानते हैं, न मुसलमान जानते हैं, न और कोई जानते हैं। और यही कारण है कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो गरीबों में सवर्णों के आरक्षण की वकालत हमने की थी और गरीब में महिलाओं की बात हमने किया था कि महिला गरीब होती है, इसलिए महिला के बच्ची को बच्चा क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के हमने फीस माफ करने की बात की थी और कर दिया था। शुरू का हमारे जो किसान गरीब होते हैं उनके लिए 5 एकड़ जमीन बिजली तक के रखने वालों को बिजली माफ किया था। ये सारा काम किया था और फिर नीतीश जी से मिल करके शेड्यूल कास्ट में हम लोग वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण इस आधार पर किया था कि जिसका लिटरेसी रेट हाई है उन लोगों को थोड़ा सा जो अभी सुविधा मिल रही है वो मिलती रहेगी, लेकिन जिनका लिटरेसी रेट बहुत कम है उनको हम कुछ ज्यादा करेंगे। इसी टाइप पर दलित और महादलित बना था। बिहार में 22 जातियां हैं, उसमें 4 जातियां ऐसी हैं जिनको कहा जा सकता है कि आज तक जो आरक्षण मिला है उसका 90% को ही 4 जाति ने ही लिया है। बाकी 10% में अब बाकी 18 जातियां हैं उसके पास है। तो एक इम्बैलेंस हुआ है। इस इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए हम लोग का प्रयास चल रहा है, बल्कि हम तो सेंट्रल कैबिनेट में भी इस बात की वकालत किया कि वर्गीकरण होना चाहिए। इस आधार पर देश के कई एक राज्य वर्गीकरण किया है, वो होना चाहिए, वो होगा। इसका एक उदाहरण देते हैं कि लिटरेसी रेट बिहार में 80% के आसपास है जनरल, और शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट है 30 से 32%। और 22 जातियां हैं तो ये होल 32% है। लेकिन 22 जातियों को वर्गीकृत करेंगे तो जो 20 जाति का हम है, भूया जात, मुसहर जात, उसका लिटरेसी रेट 7 है। और हमारे ही शेड्यूल कास्ट में धोबी हैं, पासी हैं, उनका लिटरेसी रेट 42% और 38% है। दुसाध और चर्मकार हैं,
उनका लिटरेसी रेट करीब 30% और 28% है। तो कहाँ 28 से 42% वो लोग हैं, और हम लोग 3% महिलाओं का हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है। तो यहाँ से लेकर के बहुत 15% 12% तक हम लोग हैं। तो स्पेशल केयर होना चाहिए समाज के लिए। और जो आज नहीं हुआ है, यही कारण है कि क्लास 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो, या क्लास 3 को, तो क्लास 2 क्लास 1 IAS IPS जुडिशियल में शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का 95% हिस्सा वही 4 जात के लोग लिए हैं। तो ये तो मत न्याय हो गया। इसीलिए हम गरीब तबके के, जिसकी जनसंख्या हम कह सकते हैं कि उन लोगों से कम नहीं है, बराबर की जनसंख्या है, तो बराबर ही लोगों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन का लाभ। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हो तो नहीं रहा है। तो इसीलिए हम प्राय ये मांग करते रहे हैं कि समाज में शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण हो। और हम आभार व्यक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य चाहे तो वर्गीकरण करके जो सबसे नीचे हाशिए पर है उनको लोग बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम एडवोकेसी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई इसको मांग के लिए तुम जागृत हो, एक हो। पॉलिटिक्स में भी जहां तक है, बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि विकास का चाबी पॉलिटिक्स है, विकास ताला यदि है तो चाबी पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स में तुम आओ। आज पॉलिटिक्स में स्थिति यह है कि आज 38 सीट बिहार में रिजर्व है। 38 सीट में जिन जातियों की बात मैं कर रहा हूँ, भैया, मुसहर, डोम, मेहतर, नाथ, भोक्ता, टूरी, ये लोग 4-5 हैं, बाकी सब वही लोग हैं। तो इस तरह से इम्बैलेंसेज जो है, इसको मिटाने के लिए आवश्यकता है कि ये समाज जो हाशिए पर है उसको वर्गीकृत कर दिया जाए, और वर्गीकृत कर करके तीनों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ, चाहे विकास में हो या राजनीति में हो, तब ये लोग बढ़ेंगे। नहीं तो 78 साल आबादी के हो गए। हमारी आज स्थिति यही है। 2010 के चुनाव में, लेकिन आज जब हम अलग अलग आयोगों का या सर्वे रिपोर्ट देखते हैं तो पेशेवर यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर सिर्फ 1.13% है महादलित समाज से। तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि राजनीति हर दल तो कर तो रहा है, क्योंकि 50% से ऊपर की आबादी है, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ। आज भी कई महादलित बस्ती में मैं खुद भी गया हूँ, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार की प्रॉपर सुविधा नहीं है। इसके लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आज का मैंने आपका भाषण भी सुना, तो आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, तनख्वाह सरकारी टीचरों की ज्यादा है, तो पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो इनके विकास के लिए आप क्या? देखिए, मैंने जो अपने पहली बात कही उसी को आप दोहराए हैं। हमारा तो वही कहना है कि आपने तो डाटा दिया, हम एक रफ बात कही हमने कि शेड्यूल कास्ट में जो 4 जातियां हैं, जिसको D4 कहा जाता है, डेवलप्ड 4, उसमें दुसाध, चमार, पासी और धोबी आते हैं। इन लोगों की जनसंख्या, अगर हमारी जनसंख्या पुराने समय के लिए 16% है और आज 20% कही जाती है जो होल शेड्यूल कास्ट की, तो उसमें पासी और धोबी की जनसंख्या दोनों मिला के 1% के आसपास में है। चमार और दुसाध दोनों को मिला करके जनसंख्या उनकी 8% या 10% के आस में आता है। तो 10 और 11% वो होते हैं जो डेवलप्ड 4 हैं, और 20 में अगर 11 होते हैं, बाकी 9% वैसे लोग हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इनका रिजर्वेशन या इनका जो भागीदारी है 1% समथिंग है। वो तो कहते हैं इसमें भी है कि जो शहर में रह गए, जैसे हमारे स्वीपर भाई हैं और लोग हैं, तो वो कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसका मास पॉपुलेशन है भुइया मुसहर का, रजवार का और भोक्ता का, टोडी का, ये सब मास में अगर 9% कहा जाएगा तो उसमें 8% या 7% इसी की आबादी है। इसके अगर जोड़ेंगे आप तो 0.1 या 2% होगा। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि इनको
जब तक स्पेशल गियर नहीं दिया जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हम विपक्ष का सवाल है कि 20 साल से आपकी सरकार शासन में है, फिर क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ इन जातियों का? आखिर क्यों आज भी हाशिए पर हैं? 2005 से तो लगातार नीतीश जी हैं, आप पहले सरकार में थे, फिर मुख्यमंत्री। आज प्रश्न उठाने वाले लोग कहते हैं वो भी तो 15 साल थे, वो भी 15 साल थे, उन्होंने क्या किया? आज तो यहाँ पर जीतन मांझी है, संतोष कुमार है, राजनीति में भागीदारी दी जा रही है और इस भागीदारी के बल पर हम जन में चेतना फैला रहे हैं कि तुम पढ़ो। बाबा अम्बेडकर ने कहा कि पढ़ाई है वो शेरनी का दूध है, जब पियोगे तो गर्जोगे, नहीं पियोगे तो नहीं गर्जोगे। आज हमको दूध नहीं पिलाया जा रहा है, पढ़ाई नहीं की जा रही है, इसलिए हम लोग गरज नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी मांग होनी चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए। हम इसीलिए कहते हैं कि साइकिल सीट अगर हमारा विधानसभा में आ जाए, हमारे मुंह में आवाज आ जाए, तो हम विधानसभा में मांग कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को आप विशेष करके पढ़ावें। आज रेजिडेंशियल विद्यालय की बात जहाँ आती है, घाल मिल कर दिया जाता है। हम जब चीफ मिनिस्टर थे या वेलफेयर मिनिस्टर थे तो हमने आरक्षण दे दिया था कि 40% मुसहर भैया का ही बच्चे पढ़ेंगे और 25% एस्केवेनियर्स के बच्चे पढ़ेंगे, यानी 65%, बाकी 35% में सब लोग होंगे। लेकिन हटते ही मामला खत्म हो गया। यही कारण है कि आज रेजिडेंशियल विद्यालय में जाइएगा तो वही जो D4 है, तुषार कुमार, पारसी, धोबी, उन्हीं के बच्चे जाते हैं। अगर भैया मुसहर और दोनों के बच्चे हैं भी तो वहां भी उनके साथ एक तरह से अलग की वातावरण है जो हमारे साथ हुआ है। हम 62 में मैट्रिक पास करके गए थे। हम चूंकि भैया थे, हम सेकंड डिवीजन अप्रोचिंग फर्स्ट डिवीजन लेकर गए थे। हमको रूम नंबर 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, हमको रखा गया C रूम में। C रूम में जो बीमार पड़ते थे तो वहां भी रहते तो उसी में हम पढ़ते थे। तो मंच शेड्यूल कास्ट भी एक दूसरे से सामंजस्य नहीं है, इसीलिए हम पृथक क्रम की बात कर रहे हैं कि भैया हमको अलग लाभ दे दो, अलग हमको बात कर दो, उसमें हम लोग खा पी लेंगे। वो नहीं हो रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार भी आगे बढ़े थे, लेकिन लोग के दबाव में वो चुप लगा दिए। अब उस दबाव को हम कैसे दबाव दें, इसके लिए पॉलिटिकल नंबर हमको चाहिए। तो हम विधानसभा में 4 हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम 10-20 हो जाए तो हम कर सकते हैं। यही हम नियमों से मांग कर रहे हैं, यही प्रचारित कर रहे हैं लोगों से कि हमको विधानसभा में 20 सीट मिल आ जाए तो ये सारी बातें हम दबाव डलवा करके सरकार से करवा लेंगे। यही स्थिति है। इसके नहीं होने के कारण ही एनडीए के हम पार्टनर हैं, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार हमको मुख्यमंत्री बनाए, हम हटे नहीं, लेकिन आज भी नीतीश कुमार को मदद कर रहे हैं, इसीलिए कि यहाँ पर हम लेसर रूल्स की बात करते हैं। एक जगह सांप है तो दूसरी जगह नाग है, तो नाग से अच्छा है सांप को नजदीक रहना, लेकिन सांप में भी रह करके, यानी कि हम इनके साथ भी रह करके हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा नंबर नहीं है। इस नंबर के लिए हम जन चेतना समस्त बिहार में फैला रहे हैं। आवाज शुभकिस्मती है कि सब लोग कास्टिज्म की बात करते हैं तो हम भी उनके लिए किसी करते हैं। रामविलास पासवान जी पासवान के लिए किए, मायावती किए चमार के लिए, तो ये मुसहर भैया के लिए कोई नहीं किया। तो वहां पर हम आज खड़ा हुए हैं, मुसहर भैया को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो 5% वोट है, ये 5% वोट एक साइड में हम जहां भी जाएंगे डलवाएंगे, तो दबाव से हम सीट लेंगे और सीट लेकर के जीतेंगे। तो जितनी बातें हमारे सामने है उसकी पूर्ति हम करा पाएंगे। अभी तक इसलिए नहीं करा पाए कि हम लोगों को गोलबंद नहीं कर सके हैं, हमारी आवाज असेंबली में नहीं है, हमारी आवाज पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपने सीट की बात की सर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 40 सीट की मांग है या कोई बातचीत चल रही है? कोई बातचीत नहीं चल रही है अभी तक, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम अपने मीटिंग में अपने लोगों को जो इच्छा है वो कहते हैं, कोई 40 को 35, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार असेंबली में कम से कम 20 सीट जीत के हम आ गए,
तो जीत करके आने के लिए 20 सीट मिलेगा तो निश्चित नहीं जीतेंगे। अगर 60% लास्ट इलेक्शन में किसी को तो मिला 100 सीट, जीता 1, हमको मिला 7 तो जीते 4, तो स्कोरिंग रेट में 60% एवब था। तो आज भी अगर हमको वही रेशियो में अगर दे तो हम 20 चाहते हैं तो कम से कम 30-35 सीट दे, तब हम 20 जीतेंगे। तो यही हम लोग का प्रिजम्पशन है, यही हम वकालत करेंगे जब एनडीए की बैठक होगी। तो एनडीए की बात की सर, तो नीतीश कुमार अभी एनडीए के मुखिया हैं बिहार सरकार में। नीतीश कुमार के साथ अभी एक्सिस कैसा है, मिल पाते हैं या जो अगल बगल के लोग हैं एक अवरोधक के तौर पर है, बैठकों में आ रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि एनडीए की जो साथी दल है वो भी आजकल नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे, अगल बगल के लोग ही सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगल बगल के लोग मैनेज कर रहे हैं या सीधे नीतीश कुमार एक्सेसिबल है? पहले भी देखिए, मैं तो जब भी मिलने गया है हमसे उन्होंने मिला है, जब भी जो काम हमने सोचा उसको किया है। प्राइम मिनिस्टर की 8-9 बैठकें हुई, यहाँ रैलियां हुई, उस रैली में चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने वहाँ भाषण भी दिया, उनसे वार्तालाप भी हुई। आज बहुत से डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, वो अपने भी जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया का सौगात दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। क्या काम किए उसका विधिवत मुआयना भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि कोई दबाव में काम कर रहा है। ये अलग चीज है, हम आज हैं तो हम स्वतंत्र थोड़े हैं, हम ही 10 आदमी होते हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। तो उस तरह से हो सकता है 4-5 आदमी उनसे राय लेते होंगे, लेकिन राय लेकर के जो आज राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जैसे पुराने थे और काम कर रहे थे आज कोई फर्क है। आज भी वही तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ने तो कह दिया है कि 2025 का चुनाव अगर हम लोग जीते, एनडीए जीती, तो यहाँ का मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। यह एनडीए के सहयोगी दल के रूप में स्पष्ट कह दिया है, क्योंकि बीजेपी अभी साफ नहीं कर रही है सर। वो कह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा अभी स्पष्टता नहीं है। और उनकी बात है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। और अगर बात जहाँ पे आएगी वहां पर भी हम खुल के कहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री अगर हमारी जीत हुई एनडीए की तो नीतीश कुमार होंगे। एमएसएमई मंत्री हैं सर आप केंद्र में, आपके गया में पटवा टोली है, कुटीर उद्योग है, गया इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं 3 दिनों से सर गया में हूँ, कई युवाओं से मैंने बात की, तो युवाओं का कहना है, और खास तौर पर दलित और महादलित में, तो युवाओं का कहना है कि मांझी जी की वजह से आज हम सर उठा के बात कर पा रहे हैं, हमारे जहाँ सड़कें नहीं पहुंची थी गली में सड़क पहुंच पा रही है। लेकिन जब आप उनसे मिले तो एक बात कहिएगा कि हमारे लिए लोकल स्तर पर रोजगार की व्यवस्था करा। कुटीर उद्योग का कहना था कि हमारे लिए चीजें ज्यादा एक्सेसिबल हो, सस्ती हो, थोड़ा लोन की व्यवस्था हो जाए, एमएसएमई लोन की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यही तो काम करना है हमको। जब एमएसएमई विभाग हमको मिला, जब लिफाफा खोले, सही टेबल पे बैठे हुए थे, सबके टेबल पर लिफाफा डाल दिया गया, लिफाफा खोला गया, उसमें सबका अपना अपना विभाग था। हम खोले तो हमारा लिफाफा में लिखे हुए था एमएसएमई। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि वही एमएसएमई। सब लोग जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करने के लिए, हम भी गए तो हम यही पूछते कि सर क्या विभाग हमको दे दिया, लेकिन हम पूछते उसके पहले ही उन्होंने कहा मान लीजिए मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया हूँ। हम चुप लगा दिए, हम धन्यवाद करके चले आए। आज हम जरूर देखते हैं कि वो गरीबों को ही नौकरी नहीं, व्यवसाय देने के, एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए, उनको क्या कहते व्यापारी बनाने के लिए आज उसमें प्रावधान है। और ये भी बात है जो हम जाके समझा कि पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में एमएसएमई अच्छा कर रहा था, हमारे उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर भारत में एमएसएमई की स्थिति ठीक नहीं थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिहार में एक टेक्नोलॉजी सेंटर भी नहीं था
यहाँ एक्सटेंशन सेंटर एक पटना में था, वो था जमशेदपुर टेक्नोलॉजी सेंटर का पार्ट। उसको हम लोगों ने आते आते टेक्नोलॉजी सेंटर में डेवलप किया, वो बिहटा में आज बन के तैयार है। ट्रेनिंग वेलिंग का काम चल रहा है, बहुत सा मशीनरी आना है। और दूसरी बात, गोवा ऐसे शहर में भी एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्वीकृति हमने दे दी है। तो खियासराय के नजदीक में 20 एकड़ जमीन ये मार्क कर दिया गया, उसकी बाउंड्री बन रही है। यथाशीघ्र उसको भी हम आगे चालू करेंगे। वो चालू करेंगे तो उसमें तो अन्य जो मिसाइल बनता है, मनवानव की खोपड़ी बनती है, स्पेस में जाते हैं उसके लिए उसमें ऑर्गन बनता है। तो इतना डेवलप टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो उसमें और बहुत सी बातें हैं। तो उस टेक्नोलॉजी सेंटर को हम गया में लाए हैं। ये होगा तो इससे गया को फायदा होगा, एक चीज। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले गया में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया, खास करके प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स। हमारी डिपार्टमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब हुई है, जिसमें सभी जो जनरल हमारे लोग हैं उनकी इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं। वो तो एमएसएमई हो गया, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हम लोग उसको डेवलप करें, उसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हब था, बिहार में एक नहीं था। उसको हम आज गया में खुलवाए हैं, कार्यरत है। और वो अवेयरनेस प्रोग्राम पैदल चलाएगा और ट्रेनिंग दिलवाएगा। और इसी में है कि हमारा जो पोर्टल बना है, हम लोग एक उद्यम पोर्टल है और एक उद्यम असिस्ट पोर्टल है। उद्यम पोर्टल में जिसको आधार कार्ड वगैरह है वो सब रजिस्ट्रेशन कराएगा, और उद्यम असिस्ट में साधारण आदमी भी रजिस्ट्रेशन करा करके ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद उसको हम लोग लोन वगैरह देंगे। इसी में पीएम विश्वकर्मा भी है। पीएम विश्वकर्मा में किसके लिए है? जो सड़क पर जूता सी रहा है उसके लिए, जो सड़क पर बाल बना रहा है उसके लिए, जो माला बना रहे हैं उसके लिए, जो नेट बना रहे हैं उसके लिए, जो लोहा पीट रहे हैं उसके लिए। ऐसे ऐसे 18 ट्रेड्स हैं। वो सब लोगों को हम मुफ्त से 15,000 रुपया का टूल किट देते हैं कि तुम डेवलप करो। और डेवलप यदि करता है तो फिर उसको 1 लाख रुपया बिना कर्ज से शुरू के, बिना बैंक गारंटी के और ट्रेनिंग दे देते हैं कि तुम काम करो। और उससे अगर डेवलप करता है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है, जिसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको 3 लाख रुपए हम देते हैं मात्र 4% सूद पर और बिना बैंक गारंटी के। और जान लीजिए कि 3 लाख रुपया मिला तो डेवलप करने वाला वो डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अभी 1 साल 1.25 साल हुआ है, लेकिन एक साल प्रक्रिया खास करके गया और बिहार में कर दिया है। बिहार में जो पहले 1 एक्सटेंशन सेंटर था, आज 7 एक्सटेंशन सेंटर हमने डेवलप किया है। नालंदा में है, मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया में है, सारण में है, बक्सर में है। तो इस तरह से 7 को कर दिया। तो 1 एक्सटेंशन सेंटर पटना में था, आज 7 है। आज झंझारपुर में है, आज सम्राट जी के कहने पर संग्रामपुर में कर दिया है। तो इस तरह से एक तरह से नेट पैदा कर दिया है। ये जब होगा तो जो हमारे गली कुछ में काम करने वाले हैं, चाहे कपड़ा बुनने वाले हैं, चाहे छोटा छोटा कारीगरी करने वाले हैं, सबको एक डेवलपमेंट का एक आधार मिल जाएगा। उनको राशि मिल जाएगी, उनको बैंक से लोन मिल जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, बेंगलुरु में आज से 6 महीना पहले एक क्लस्टर का उद्घाटन कर रही थी फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय कहा गया था कि हमारे इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बैंक नहीं जाएगा, बैंक आएगा हमारे इंटरप्रेन्योरशिप में। ये बात चलेगी तो हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग अपना ये कर लेंगे। और यही कारण है, जान लीजिए कि यही कारण है कि अभी हमारे यहाँ 29 करोड़ लोगों को हम लोगों ने रोजगार दे दिया। इसलिए कि लगभग 7 करोड़ हमारे यूनिट कायम हो गए हैं एमएसएमई का। तो एक एमएसएमई में अगर 5 आदमी भी काम करता है तो 7-35 करोड़ हो जाता है। तो हम उसी को कैपिटलाइज करके हमने दिया है। तो 29 करोड़ लोगों को हम लोगों ने अभी इंटरप्रेन्योरशिप बना दिया है। और हमारा टारगेट है कि साल भर में ऐसा हम लोगों ने किया है, 2 साल में। अगर और 2-3 साल की बात होगी तो ये 29 नहीं, ये 70 करोड़ तक हम लोग चल जाएंगे।
तो 140 करोड़ में 70 करोड़ हमें एमएसएमई में देंगे तो जोड़ लीजिए क्या कितना देंगे। तो राहुल गांधी की बोल रहे कि रोजगार एमएसएमई में मिल भी नहीं रहा। वो जो बोलने का तो उनको नहीं दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप। एमएसएमई की बात आप बोलिए, डाटा ले लीजिए। डाटा वो है कि हमारा जो जीडीपी है भारत का, अगर 100% का माना जाए तो 30.1% जीडीपी हमारा एमएसएमई से जा रहा है। इकोनॉमिक योगदान में खेती के बाद सबसे बड़ा योगदान हमारा एमएसएमई का है। फिर अगर आप चले आइए मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी 36% हमारा योगदान है। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 47% हमारा योगदान है। तो इतना बड़ा योगदान एमएसएमई दे रहा है। तो जो अंधा है ऐसा बोलते हैं, जानकारी नहीं है उनको, जानकारी लेना चाहिए, या सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो उनकी बात का कोई हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके सहयोगी दल चिराग पासवान एलजेपी, उनके रिश्तेदार है अरुण भारती, आप जानते होंगे। हाल ही में उनका बयान है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और प्रशांत किशोर बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर इस टिप्पणी पर आपका जवाब, और फिर प्रशांत किशोर कैसे व्यक्ति है वो जानना चाहूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर वो यहाँ आंदोलन का उपज है, कहीं जेल गए हैं, कहीं कोई समाज के लिए भूख हड़ताल किए हैं। वो तो मैनेजर है चुनाव का, मैनेजरशिप कर करके लाखों करोड़ रुपया वो कमा लिए हैं। और इसके बल पर उनके पास एक फौज है, 1,000 लड़कियां हैं, 1,500 लड़के लोग हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो आप भी अगर चाहिएगा तो आपको मिल जाएगा मोटरसाइकिल, और 2,000 रुपया आपको मिलेगा उसका तेल के लिए। तो इस तरह से वो समूचे समाज में एक तरह से समझिए कि पैसे की राजनीति करके हमारे युवाओं को वो लोग ठग रहे हैं। पलायन रोक देंगे, छठ के बाद बिहार से कोई बाहर नहीं रहेगा, 15,000 तक का रोजगार हम बिहार में कहाँ से देंगे, वो कैसे देंगे, बताने में उसका क्या, उनको क्या कहते हैं कि ताकत क्या है उनका। वो तो सिर्फ मुंह की बात बोल रहे हैं। वो तो हम तो कहेंगे कि हम आकाश में सीढ़ी लगा देंगे, तो ये सुनने समझने की बात है। हम जैसे आपको डाटा दिया कि हमें एक करना है, 29 करोड़ लोगों को दिया है। प्रधानमंत्री जी कहे कि साल में हम 2 करोड़ देंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, तो सिर्फ एमएसएमई ही हम लोग 29 करोड़ दिया है। 2016 में हमारा विभाग अलग हुआ है, तो 2016 से आज तक कितना हुआ, 10 वर्ष भी नहीं हुआ, 9 वर्ष हुआ। 9 वर्ष में हम लोग 29 करोड़ लोगों को नियोजन दे दिया। तो निकला 27, 3 करोड़ सालाना सिर्फ हमारा विभाग किया। तो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास कौन ताकत है। वो तो सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दे करके, भोन जाल दे करके वोट लेना चाह रहे हैं। एक अवैध तो नहीं हुआ कि उनको हुआ तो उनकी सरकार बन जाएगी, जीत जाएंगे, हरा देंगे कुछ लोगों को, अलग बात है, लेकिन सरकार उनकी बन जाएगी इसकी तो कहीं कोई संभावना नहीं, इसलिए ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए चिराग साहब के जो रिलेशन है, और क्या नाम बोले, अरुण भारती, वो बोलते हैं कि उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ने का तकलीफ हो सकता है उनको। जैसे हम ही इलेक्शन, हमारा उपचुनाव हुआ जहाँ इमामगंज से चुनाव लड़े थे, हम जीते थे 17,000 वोट से, लेकिन चुनाव लड़े वो भी 4 जगह कंसंट्रेट कर गए इमामगंज में ही। नतीजा हुआ कि हमारा 25,000 वोट काट लिए और हम 6,000 वोट से जीते हैं। तो अब दूसरे जगह सब जगह उनका जमानत जब्त हुआ है। कुल मिला के वो एनडीए का ही वोट काट रहे हैं, तो ये वोट काटते हैं, लेकिन अब उनको वोट कटवे के रूप में लोग मान रहा है। इसलिए जो देश और समाज को प्रधानमंत्री के जो अच्छे काम हुए उसको देखता है, तो लोग यही समझता है कि वोट कटवा को हम लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए अगर भारती कहते हैं तो हो सकता है उनका मन गुदगुदा रहा होगा कुछ कि इधर से सीट नहीं मिलेगा तो ऐसा करेंगे, या दबाव डालने के लिए, क्योंकि वो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। हम पॉलिटिक्स प्रेशर नहीं करते हैं, हम स्वाभाविक बात बोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि एनडीए के सारे वरिष्ठ नेता एक जवान लड़के को दबा दे रहे हैं, चिराग पासवान को, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है।
सिर्फ बातें नहीं करता है, वो भी भारत सरकार में मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? कभी हमने नहीं देखा। उनके पिताश्री यहाँ रजूगंज में इस्पात कारखाना बनाने की बात किया था, प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए बात किया था, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। वो अगर करते तो जवान संतोष कुमार नहीं है क्या? संतोष कुमार एमए है, पीएचडी है, नेट है, आज गया कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर है, तो ये क्वालिफाइड नहीं है क्या? तो हम कहें कि संतोष को दबाया जा रहा है, ये बात कहाँ की बात है? कि अगर युवा की बात होगी तो वो कहाँ थे? फील्ड में गए थे, वहां से मार खाए थे, हाथ चले आए। खाली देश चमकाने से नहीं होगा। और कैसे भीड़ जुटाते हैं सो हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन आज हम गहलोर में गए थे, देखिए भीड़ जाकर कितना हुआ सो। लेकिन अखबार ने लिख दिया कि आप लौंडा नाच करा रहे हैं। यही तो है, अखबार वाले पागल हैं। हम जो उनसे पूछेंगे कि जो संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है, वो जितिया में हम लोग झूमर सुनना चाहते हैं। हम जितिया में जन्म लिए हैं, इसलिए मेरा नाम जीतन पड़ा है। उस समय गांव गांव जितिया में इसमें धातिंगो हमारा माया मानव बचता था। अब तो विलुप्त हो गया। उस विलुप्त संस्कृति को हम सरफेस पर ला रहे हैं। इसको अगर लौंडा कहते हैं तो उनको माफी मांगना चाहिए। वो हमारे लौंडा नहीं है, तो कलाकार हैं। उनको हम ये कहें, उनको हमने 5-5 हजार रुपया पुरस्कार दिया और कहा कि आप लोग बढ़िया से करो, तुमको हम कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में ले जाएंगे, समूचे बिहार को दिखा देंगे, और अगर बढ़िया करोगे तो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में ले जाएंगे, वहां से हम दिखाएंगे। तो मेरी संस्कृति है, हम संस्कृति के पत्नी और खास करके भैया अनुसार का ये झूमर है, जितिया झूमर है। सर, एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाला व्यक्ति सत्ता के केंद्र तक पहुंचा। सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अति पिछड़ा समुदाय के कई युवाओं को, जो मैंने देखा है प्रत्यक्ष तौर पर, राह भटक रहे हैं। एक व्यक्ति, उस समय तो आज तो हेलीपैड भी है आपके यहाँ पर, चारों तरफ से पक्की रोडें हैं। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी जब आपने एमए किया। अभी आपने बताया किसी के रूम में आप रहते थे। टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाला व्यक्ति सत्ता के यहाँ तक, केंद्र तक पहुंचा, क्यों और कैसे? मुख्य रहेगा कैसे? और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम एक रामायण की पंक्ति आपको क्या कहते हैं, उसमें है, भाषा भूल में है, कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अपना माइंडसेट बना लेता है, जो सदिच्छा रखता है, जो इच्छा राखे मन माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। इच्छा मतलब आपको कत्ल करने का नहीं, किसी को रोक करने का नहीं, इच्छा सब इच्छा। तो जो इच्छा राखे मन माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो हम बचपन से ही इच्छाएं को कर लिया। ये घर जो मेरा देख रहे हैं, झोपड़ी थी, हम किले के यहाँ गोरखिया करते थे। गोरखिया मतलब समझते हैं, वो जानवर को खिलाने पिलाने वाला, गाय दुहाने वाला जो गाय नौकर होता है, उसके रूप में। उसमें भी कंपल्सन में हमारे पिताजी पढ़ाना चाहते थे। हमारे पिताजी गायक थे, लौंडा का नाच करते थे, और सैकड़ों गाना उनको याद था, भजन था। यही दशहरा में जाते थे, 9 दिन गाते थे। एक कलम और बस्ती है यहाँ का, बुजुर्गों का, जहाँ रहते थे वही पूछते थे कि राम जी तुम कहाँ तक पढ़े हो? हमारे पिताजी कहते थे, भाई हम तो कुछ नहीं पढ़े। सच्चाई थी, लेकिन इतना गाना याद कैसे है? 9 दिन तुम एक गाना रिपीट नहीं करते हो। तो हमारे पिताजी बोले कि हम 1 महीना गावेंगे तो भी रिपीट नहीं करेंगे। नहीं तो तुम्हारा दिमाग ऐसा है, बाल बच्चा है। उस समय हम 7 वर्ष के थे। हमारे पिताजी ने कहा कि हाँ, एक बाल बच्चा है, बेटा है, पढ़ाओ। तुम लगन लग गई पढ़ाने का। लेकिन यहाँ जब पढ़ाने की बात होगी तो कहा गया कि बेटा पढ़ा के कलेक्टर बनोगे। कहा जाते हो कि नहीं, कमाता है कि नहीं, नाटक करता है। कंपल्सन में हम वहां जाके काम करने लगे। रात में खाना लेके चल आते थे, यही सोते थे। दिन में वहां पहुंच गए, सुबह में। दिन में खाना खाते हैं कहाँ पर?
उनका बंगला पर खा नहीं सकते हैं, उनके घर में खा नहीं सकते थे, तो जानवर जहाँ खाता है गौशाला, वहीं पर बैठ के हम खाना खाते थे। वहां पर बैल को देखा, मुंह चलाता है, उसको कौड़ी कहते हैं, वो कौड़ी कर रहा था। हमारे दिमाग में बात आई कि ये बैल दिन भर काम करके आता है, हम ही खाना खा देते हैं, खाता है और पसंद के सोता है, फिर कल जाएगा कमाएगा, फिर आएगा, तो मर जाएगा, इसको तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन वही 7 वर्ष की उम्र में, चाहे शतामस हो, नगरा हो, हथियामा हो, रामलीलाएं होती रहती थी उस समय। ये 1956-7 की बात मैं कह रहा हूँ। तो हम भी खाना लेके आते थे, वहां से खाना खाते थे। बाबूजी वहां जब देखा कि सो गए तो हम चक्की निकल गए, जाके रामलीला देखते थे। उस रामलीला में और सब बात के अलावा आज भी हम उसी रामायण की बात हम बोलते हैं, तो लोग कहता है कि ये कहते हैं रामायण का विरोध करते हैं, लेकिन उसका नाम देते हैं, तो खैर थीम अलग है। लेकिन उसी में एक बात आई थी कि बहुत भाग मानुष तन पावा, मनुष्य 84 योनि के बार करके आता है। तो वही हमको लगा कि हम मनुष्य के तन में आए हैं, तो बहुत भाग है कि हम आए हैं। तो ये बैल जैसे मरेगा वैसे मैं मरूं, ये नहीं होगा। उसी दिन से हुआ कि हम समाज काम करेंगे। वो साइकिल वाला क्या किस्सा था? हाँ, बताते हैं तो पढ़ेंगे। फिर बातें आई, बीच में और कुछ बातें आ गई, धार्मिक बात। यही बगल में मंदिर है देवी स्थान, वहां गए, आषाढ़ में पूजा होती है, वो गए प्रसाद लेने, हमको हाथ पकड़ लिया गया कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, क्यों, तुम छुआ-छूत। तो हमको अच्छा ठीक है। हमें मन में आ गया कि हमारे वो देवता नहीं है। हमारे घर में हमारी माँ पूजा करती थी, टीका लगा थी, लाल का टीका होता था, आज भी दुनिया घर में जाइएगा तो देखिएगा। तो हर टीका को मिटाते गए, जो टीका सब करके मिटने पर था, तो माँ धूप में से चलाती थी, देखी सब टीका गायब। तो हमारी माँ को लगा कि हमारा देवता सब ऊपर रहा है, भाग रहा है। वो छाती पीटने लगी, पिताजी हमारे को बड़ा अब शब्द कहने लगी, तुम बेकार के भगत हो, ये हो, हमारे यहाँ का सब देवता भाग रहा है, अब तुम इस तरह की बात करते हो। हो गया कि चलो यहाँ से, रिवत में बंधा गया। 4 बजे भोर में हमको कहा गया कि उठो, जितना चलना है। कहाँ चलना है? तो यहाँ न तुमको कहने देंगे, और जो देवी देवता है वो भाग रहा है, इसलिए घर में हम ऊपर रहने का ही नहीं। तो हम हंस दिया। तो हंस दिया, क्या हंस, तो हम टिकवा तो हम बैठाए हैं ना। माँ मारने के लिए दौड़ी, हम भागे, और उसी समय हाथ आ गया। कुछ न कुछ पढ़ाई शुरू होने हो गई उसी समय से। वहां जाते थे, इसी बीच में हमारे लिए कलामिटी हो गई कि हम बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो उसमें पैसे तो नहीं थे। एगो डॉक्टर थे अमिका पांडे, एगो डॉक्टर थे शिवलाल सिंह कुर्मी डॉक्टर थे, वही आयुर्वेदिक डॉक्टर से थे। वो लोग हमको फास्ट कर दिए। फास्ट में 34 डेज तक हम फास्टिंग में रह गए, लेकिन फिर कैसे कैसे हम ठीक हो गए। उसके बाद हम उनके यहाँ जाना, फिर कमजोर हो गए। उनके भी दया लग गई कि बहुत कमजोर है, अभी तो करेगा नहीं। तब हमारी पढ़ाई थोड़ी शुरू हुई। तो शुरू होते होते मैट्रिक पास कर गए, कॉलेज में एडमिशन लिया, बीए भी पास कर गए। जब पोस्ट ग्रेजुएट में नाम लिखाया तो रामपुर हॉस्टल से गया पिलग्रिम हॉस्पिटल के नजदीक में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती थी। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर और शहर में आना जाना। तो हमको लगा कि अब कहीं ठोकर लग जाए, कहीं काम हो जाए। तो हम पिताजी को कहा कि पिताजी या तो हम पढ़ेंगे नहीं और न तो हमको साइकिल दे दिए। तो हमारे पिताजी के पास साइकिल होने का कोई सवाल नहीं। तो हम 10 दिन नहीं गए। एक बात जिसके कि हमारे पिताजी कमाते थे, उनके परिवार में बातें गई। तो वो परिवार में बाबू कमेश्वर सिंह वो थे बड़े भाई, उनके 2 पत्नी थी, कोई बाल बच्चा नहीं था। तो बड़ी उनकी औरत थी, उनको मालूम हो गया कि हम नहीं जा रहे पढ़ने। तो एक दिन हम गए वहां, तो हमको बुलाया, हम कहे कि तुम क्यों नहीं पढ़ने जाते हो? तो बल्कि हम ऐसी बात है, हम न जाइए, बाबूजी हमारा साइकिल देती ना। तो कहाँ पर बाबूजी साइकिल दे? 35 गो चांदी का सिक्का उन्होंने दिया, वही साइकिल लिया और उसी से हम पढ़ने जाते आते थे। तो वो आदमपुर है,
वहां से पढ़ते जाते थे और इधर घुसका के लाते थे। यही साइकिल की कहानी है। अंतिम दौर में ले चलते साक्षात्कार को, लुटियंस दिल्ली कैसा लगा जब आए इस गांव से पटना से लुटियंस, तो जब लुटियंस दिल्ली का आपका निवास, वहां गए या इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, उद्योग भवन, तो आपको क्या लगा कि कभी कि और विकास गांव में होने की आवश्यकता है और यहाँ से कोई विजन लेकर गांव जाएंगे और वो विकास का जो विजन है वहां पे स्टैब्लिश करेंगे, धरातल पर उतारेंगे? देखिए, न पटना, न गया, न दिल्ली हमको कभी आकर्षित नहीं किया। हमारा सदा लगाव रहा गांव में। आप आश्चर्यित होंगे कि हम अपने बच्चों को कह दिया है कि मैं अगर मरूं कहीं तो मुझे यहीं पर गाड़ देना, और आप जाकर देखिएगा अपने श्मशान पर जलने के लिए जो बनता है चीता का, यह वो बनवा रहे हैं कि अगर हम मरेंगे तो इसी पर हमको जला देना। तो कहीं हमको अट्रैक्ट नहीं किया। हाँ, काम है, काम से मैं नहीं भागता हूँ। 9 महीना हम पटना में रहे, गांव का ही संपर्क रहा, लेकिन मैंने काम किया। क्या काम किया पता लगा लीजिएगा। और उसी प्रकार से आज दिल्ली में हूँ, लुटियंस में हूँ। हमको टाइप 8 मकान मिलना चाहिए, लेकिन मिला है टाइप 7। हम उसी में काफी समझे, ही बहुत काफी है। और उसमें 5-7 कमरे ऐसे हैं, उस कमरे में हमने इंतजाम कर दिया है, कोई भी रोगी जाए हम वहाँ उसको खिलाते हैं, उसको रखते हैं। एक आदमी को 35,000 रुपया महीना देते हैं, वो उनको हॉस्पिटल ले जाता है, मेरा नाम होता है, हम बोल भी देते हैं, उसका इलाज होता है। हम वहाँ जाते हैं। अभी हम 9 दिन पर गया, दिल्ली गए, कुछ फाइलें थी, कर करके हम कल चले बनारस आए और फिर यहाँ चले आए। तो काम से काम मेरा रहता है। अभी बात सही है कि प्राचीन दिल्ली है, हस्तिनापुर है, और वहां पर आज एक से एक चीज बने हैं जो दुनिया में लोग बनते हैं, उसका पैकिंग हुआ। और खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी इधर देख रहे हैं कि जो पुराना सचिवालय था जहां हम लोग बैठते थे, उसको तोड़ के नया सचिवालय बना दिया। पार्लियामेंट नए थे बना था, उसको संविधान भवन करके नया पार्लियामेंट बना दिए। और यहाँ क्या क्या भवन बनाए हैं वहां पर, बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कि दुनिया के लोग आते हैं तो वो भी कहते हैं कि दिल्ली अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा राजधानियों में अगर पेड़ लगे हुए हैं और फुलवारी हैं तो हमारे दिल्ली में है। और ये कम से कम स्वास्थ्य के लिए भी वो ठीक है। दुनिया के लोग हमारे यहाँ ये होता है कि आप भूखे रह जाओ, लेकिन गेस्ट आओ उसको बढ़िया से खिलाओ। और आप फटा कपड़ा पहन लो, लेकिन अगर परिवार के यहाँ जा रहे हो, कन्या में है, तो बढ़िया से दिखाओ कि हाँ वो लोग हैं। तो इस बात को लेकर के हमारा गरीबी है, दूर करना है, प्रयास हो रहा है। लेकिन बाहर के डिग्निटी जाते हैं तो वो चकाचौंध हो जाते हैं कि हाँ इंडिया भी है। तो इस रूप में अच्छा है, उसको हम अच्छा मानते हैं। लेकिन ये नहीं कि ऊपर से झूमर की ओट में चहकने वाली चिड़िया का सदा हर समान नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सी बातें होती है। वही बात वहां पर है। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की और बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव एनडीए को कुछ परेशानी में डाल रही है, या दलित महादलित वोट छिटक रहा है? देखिए, बिहार के मतदाता इतना अनुभवी हो गए हैं कि किसी के यात्राओं से कोई उनको मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आज महागठबंधन के लोग हैं और जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं सीधे कंफ्रंटेशन उससे है। कहिए कैसे, ये मैं बिहार असेंबली में भी बोला हूँ और कहीं भी बोलता हूँ जो नहीं लोग बोलता है। बिहार सरकार हमको 3 डिसमिल जमीन देती है रहने के लिए, हम 5 डिसमिल कर दिया था, 5 डिसमिल मिलती है। भूटान की जमीनें बहुत लोगों को मिली है, सीलिंग की जमीनें बहुत को मिली है, बिहार सरकार की जमीन का भी परमाना मिला है। 90% ये सब परमाना का जमीन सब राजद के कार्यकर्ताओं के कब्जे में है।
इसी चीज को लिबरेट करने के लिए हम नीतीश कुमार को कहा था कि आप एक कमीशन बनाइए। आप ऐसा तो कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास कब्जा नहीं है। उसी पर कुशाग भाई बोल दिए थे, फिर बोल दिए थे, उसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन सच्चाई आज यही है। आज हमारे गरीब लोग यही कहता है कि आज नहीं सत्ता में है या कुछ दिन सत्ता रहा तो ऐसे कर दिया, हमारा खेत कब्जा कर लिया, हमारा घर कब्जा कर लिया, हमारी बेटी बहू को लेकर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था यहाँ बिहार से, एक देवदास की बच्ची, वो ज्यादा उसको रखे हुए था। तो कहने का मतलब ठीक है, बाद में एडजस्टमेंट हो, लेकिन वो जबरदस्ती रखा। तो इस तरह की बात होती है। तो हमारे गरीब लोग कभी राजद को वोट देने के लायक नहीं है, अब नहीं देंगे। इसलिए चाहे प्रशांत किशोर कहें, चाहे नीतीश कुमार कहें, चाहे राहुल जी कहें, वो लोग वोट उधर नहीं देंगे, वो एनडीए को वोट देंगे। उसमें कुछ लोग हैं राजनीति जिनकी आकांक्षाएं हैं, वो लोग करेंगे, तो अपने जवाब में इधर उधर करेंगे। लेकिन जहां तक महादलित का सवाल है, मैं कहता हूं कि महादलित जिनकी जनसंख्या 9-10% है, हर हालत में एनडीए के साथ एकदम चट्टान की तरह खड़ी है। अंतिम प्रश्न सर, अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 20 सीटें जेडीयू और बीजेपी 100 के अंदर रह जाती है, महागठबंधन 115 पहुंच जाती है, एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे या कुछ देखने को? अभी मैंने आपको कहा कि हमारे लोग महागठबंधन को नहीं चाहते हैं। और अगर वो बात करते हैं तो एक और बात सुन लीजिए, जब यदि भाजपा से संबंध तोड़ करके नीतीश कुमार अभी अलग होने की बात आई तो 125 सीट रह गया था इनको, 125 सीट पर वो थे, 4 हम थे, नजदीक नंबर है 122, 25 में 4 गया तो कितना बच गया? 21। उनकी सरकार टोपल हो गई थी, सही है, वोट के चलते वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, रामविलास पासवान जी गिरा दिए थे, हम भी चाहते थे गिरा देते। एक साइमल्टेनियसली 1 बजे रात में लालू यादव ने 3 आदमी को साथ भेजा, एक मुसलमान, एक और 2 और एक और, कि आप चीफ मिनिस्टर पद ले लीजिए, हमारे पास चले आइए और आप 3-4 आदमी जिसको कहिए उसको मंत्री, जोन विभाग कहिए उतना कहिए, और कुछ राशि भी दे रहे थे। लेकिन जीतन मांझी कहा कि आफ्टर ऑल नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था, पूर्व मुख्यमंत्री का तगमा मेरे पास है, हम रिसीव नहीं करेंगे, हम नहीं गए। और इसलिए भी नहीं गए कि हमारे लोग नहीं चाहते थे कि लालू यादव का वर्चस्व हो। हम अगर मुख्यमंत्री होते तो हम उसके प्रभाव में होते, तो निश्चित है कि हमारे समाज में जितने जो प्रॉब्लम हो रही है हमको मुंह बंद कर देना पड़ता, तो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते। तो इसलिए हम उनके पास नहीं गए। तो वही आज हमारा समाज भी है। अगर उस तरह की बात होगी, हमारे चलते सरकार बिगड़ने की बात हुई, तो हम एनडीए के साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी भी परिवारवाद के शिकार है, सुपुत्र संतोष जी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम समझते हैं कि एक गलत लोग करते हैं। आज तेजस्वी प्रसाद कहाँ तक पढ़े लिखे लोग हैं, कौन आंदोलन के उपज है, तेज प्रताप जी कौन आंदोलन के उपज है, निशा जी कौन आंदोलन के उपज है, और वो रोहिणी जो सिंगापुर वाली है वो कौन आंदोलन के उपज है। तो परिवारवाद तो वहां है। और हमारे क्या, मैं कहता हूँ, संतोष यूनिसेफ में नौकर था, औरंगाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, तो पोल पर चढ़ करके स्टिकर छापता था। वो नहीं कहता था कि मंत्री विधायक के बेटा है, वही इतना काम करता था। लेकिन 2015 में जब उन्होंने पार्टी बना ली, तब उसने कहा कि हम पापा के साथ देंगे। तो वो छोड़ करके आया, यहाँ काम किया, तब 18 में उसको हम एमएलसी बनाया। तो मेरा कहने का मतलब वो पीठी के चलते है, उसकी सेक्रीफाइस है, उसकी योग्यता है। वो योग्यता रखने वाले आज भी वहाँ काउंसिल में नहीं है लोग। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट
संतोष कुमार बाबू भट्ट अभी मेरिट है, न कि जीतनमान जी के बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें टाइम देने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर बात की। विजन महादलित और दलित के लिए हिंदुस्तान का आवाम मोर्चा सेकुलर का क्या है, सारी बात रखी। और जब चुनाव होंगे उसके बाद पता चलेगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर बिहार की राजनीति में अपना कितना बड़ा हस्तक्षेप रखती है और कितनी सीटें जीत कर आती। तब तक उन्हें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हम आपके साथ। धन्यवाद।